In today's class, we're going to discuss about effect of slip on rotor parameters. और जैसे कि प्रीवियसली जो वीडियोस थी उसमें मैंने डिस्कस किया था, स्लिप के हवाले से डिस्कस किया था, और मेरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि इंडक्शन मोटर एज ए ट्रांसफार्मर, उसको भी डिस्कस किया था। अब हम बेसिकली ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि स्लिप का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसका क्या रिलेशनशिप है इंडक्शन मोटर के हवाले से। तो अब उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्लिप जो है इट्स ए काइंड ऑफ ए कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स यू रिलेट थिंग्स बिटवीन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो रिलेटिव मोशन हो रहा है और जो मेन कॉज है इंडक्शन का, तो ये एक मैयर प्रोवाइड करता है, एक पैरामीटर प्रोवाइड करता है उस जो उससे रिलेट करता है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना ही ये ग्रेटर होगा, यानी जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन दी रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जितना ग्रेटर होगा, तो उसी हिसाब से आपकी जो है स्लिप का पैरामीटर होगा। लेट मी सी, हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से। देखें, हमने यहाँ पे मैंने रोटर स्पीड को n से डिफ़ाइन किया है और सिंक्रोनस स्पीड को ns से डिफ़ाइन किया है। हमने दो केसेस इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है एट रेस्ट, जब रोटर जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल रेस्ट पे है, और दूसरा है जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा हो। अब अगर मैं इस वक्त देखूं, जो रोटर की स्पीड है वो 0 है अगर रेस्ट की बात करें, और स्लिप जो है वो 1 है। तो मैंने जैसे कहा, द ग्रेटर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा होगा ये रिलेटिव मोशन, आपकी स्लिप भी उतनी ज़्यादा होगी। तो क्या मैक्सिमम क्या होगी, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं कि स्लिप की जो वैल्यूज़ हैं दे आर बिटवीन 0 एंड 1। सो मिनिमम ये 0 हो सकती है और मैक्सिमम ये 1 हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें, रेस्ट पे जो है जब रोटर स्पीड 0 है तो उस वक्त स्लिप आपकी 1 है, दैट इज़ इट इज़ मैक्सिमम। दैट हाईलाइट्स और सिग्निफाइज दैट कि जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन द रोटर एंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो मैक्सिमम है, जो कि रेस्ट पे ही हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है केस मैंने किया है एट सिंक्रोनस स्पीड, जो कि ऑब्वियसली इंडक्शन मोटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लें। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली एक हमने बताया कि अगर इन केस अगर वो उसको चले जाए तो स्लिप जो है वो 0 हो जाएगी। सो इसका मतलब ये कि जो रिलेटिव मोशन बिटवीन रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वुड बी 0, और अगर वो 0 हो जाएगा तो आप सबको ही पता है कि इंडक्शन जो हो रही होगी, जो इंड्यूस EMF है वही 0 हो जाएगी, और उसके वजह से सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। तो ये एक थोड़ा सा इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब ये जो स्लिप है ऑब्वियसली ये अफेक्ट करती है फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हो रही होती है। अब ये किस तरीके से है, अगर जब आप रेस्ट पे होंगे ना, तो आपकी इंडक्शन मोटर जस्ट लाइक ए ट्रांसफार्मर बिहेव करती है। जैसे ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, और दोनों में इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं। सो एट रेस्ट जो होती है ना आपकी इंडक्शन मोटर जो है, इट इज़ बिहेविंग एज ए ट्रांसफार्मर। उस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई की हुई है, जो भी आपने स्टेटर वाइंडिंग्स के ऊपर अप्लाई की हुई है वो होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, इट एग्जैक्टली द सेम। तो अब मगर आप जैसे जैसे आपका रोटर चलना शुरू हो जाएगा, रिलेटिव मोशन चेंज होगा, रिलेटिव मोशन जो बिटवीन दी रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपकी स्लिप चेंज होगी, और जब स्लिप चेंज होगी तो क्या होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे रोटर स्पीड अप करता है, स्लिप डिक्रीज़ करती चली जाती है अंटिल इट रीचेस 0। ये बड़ा अहम चीज़ है, और इस ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो रोटर के बाकी तमाम पैरामीटर्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर देंगे तो रोटर के जो दूसरे पैरामीटर्स जो उस पर डिपेंडेंट हैं वो चेंज हो जाएंगे। कैसे? तो सबसे पहली चीज़ जो रोटर की इफ़ेक्ट होगी वो रोटर फ्रीक्वेंसी है। चलो हम देखेंगे कि किस तरीके से हो रही है, उसको थोड़ा सा हम चेक इन करेंगे। सेकंड है मैग्नीट्यूड ऑफ रोटर इंड्यूस EMF, जो रोटर के अंदर इंड्यूस EMF हो रही है उसके मैग्नीट्यूड में क्या फ़र्क पड़ेगा। थर्ड है इफ़ेक्ट ऑन रोटर रिएक्टेंस, जो रोटर की रिएक्टेंस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रोटर जो है अंदर रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है। रेजिस्टेंस अब इतना इफ़ेक्ट नहीं होती स्लिप्स की या रिलेटिव मोशन के रिगार्डिंगली, वो तो मोर और लेस कांस्टेंट रहती है व्हाटएवर जो है। लेकिन जो रिएक्टेंस है वो जो है वेरी करेगी, उसको देखेंगे। इफ़ेक्ट ऑन वो रोटर पावर फैक्टर, रोटर का जो पावर फैक्टर है ऑब्वियसली वो रिएक्टेंस डिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर इफेक्ट होगा, वो देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफेक्ट ऑन रोटर करंट, और रोटर करंट के ऊपर जो है क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम ये 1 बाय 1 देखते हैं इन चीज़ों को कि क्या जो है
स्लिप का जो इफ़ेक्ट है वो इनके ऊपर होता क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज़ द रोटर फ्रीक्वेंसी, और हम देखते हैं कि ये बाकी चीज़ों से इस तरह होता जाता है। तो फर्स्ट हम लेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने जैसे बताया कि हमारे पास जो मेन वही मैंने जैसे आपको बताया था, रोटर स्पीड और हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है उन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड पे के हवाले से हमारे पास जो है इंडक्शन मोटर के लिए जो हमारे पास स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड एट सिंक्रोनस स्पीड, तो हमारे पास जो रिलेशन है NS इज़ इक्वल टू 120F/P। अब यहाँ से मैं ऑब्वियसली विल ट्राई कि हम फाइंड आउट करें फ्रीक्वेंसी का रोल फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे ये क्या 120F/P, P नंबर ऑफ़ पोल्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ पोल्स बड़े हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो अप्रॉक्सीमेशन ली जाती है उसमें हम ये कहते हैं कि स्टेटर एंड रोटर आर वाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स। ये बेसिकली होता है कि जो स्केरल केज कंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्लाई की जाती है, वो ऑटोमेटिकली जो भी स्टेटर वाइंडिंग के पोल्स होंगे उसी के हिसाब से खुद भी अपने पोल्स डिसाइड कर लेती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेशन होती है। तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, हमारे पास NS है दैट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड है, और F। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज हम इफ़ यू टॉक अबाउट द रोटर स्पीड, तो मैंने कहा था रोटर स्पीड जो है रोटर स्पीड जो होगी वो ऑब्वियसली यू कैन टेक इट एज n, और इसके बाद ये होगा कि रोटर फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू FR, ठीक है। वो F थी, ये से हम FR ले लेंगे, और स्लिप स्पीड सो दिस इज स्लिप स्पीड जो है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड, एंड दैट इज़ इक्वल टू NS माइनस n। तो ये हमारे पास जो है दो आगे पोल्स जो हैं वो हमारे पास सेम हैं, पोल्स में कोई ऐसा हमारे पास डिफरेंस नहीं है। सो अगर मैं ये लिखूँ इन रनिंग कंडीशन, ठीक है, इन रनिंग कंडीशन आई मे राइट एज NS माइनस n, ठीक है। तो जो अगर रन कर रही है, मोटर चल रही है, तो हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड माइनस दी रोटर स्पीड, एंड इट विल गिव अस दी 120Fr दी, बिल्कुल मैं इसी फार्मूले को इसके लिए कॉपी कर रहा हूँ, ओवर P। तो इस तरीके से हमारे पास जो है दो इक्वेशंस आ जाएंगी। लेट्स सपोज आई टेक दिस एज इक्वेशन 1 एंड दैट्स इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी के हवाले से कि फ्रीक्वेंसी और स्लिप का क्या रोल बनता है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ बेसिकली आई कैन डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी मे हैव, ठीक है। क्या होगा जी हमारे पास, तो हम इसको बेसिकली इस तरीके से करेंगे, लेट मी राइट इट क्लियरली हियर। इक्वेशन 1 और 2 को जो है हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा NS माइनस n डिवाइड बाय NS, ठीक है, इज़ इक्वल टू 120Fr ओवर P, और यहाँ आ जाएगा 120F ओवर। ये दोनों मैंने इक्वेशंस को डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूँ, इस टर्म को देखूँ, तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू स्लिप। यानी अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो स्लिप है, यहाँ पे देखूँ तो ये P और P कॉमन है, ये कट जाएगा, यहाँ पे 120 भी कॉमन है। सो आई विल एंड अप विद S इज़ इक्वल टू FR ओवर F। दिस इज़ दी फ्रीक्वेंसी एट द सिंक्रोनस स्पीड, जो है सिंक्रोनस स्पीड जो आपको सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। एंड इफ़ आई मे दिस इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो FR इज़ इक्वल टू SF। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट रिलेट्स the rotating magnetic field frequency to the rotor frequency, and it is related with the help of a slip.
अच्छा, अब ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, यानी कि अगर मैं स्लिप को जो है, अब जो मैंने दो केसेस लिए थे, मैं लेट्स सपोज उन दोनों केसेस के हवाले से देखता हूँ जो मैंने शुरू में डिस्कस किए थे कि जी एक था एट रेस्ट। सो अगर रेस्ट पे होगा, एट रेस्ट, अगर मैं रेस्ट की बात करूँ तो रेस्ट के ऊपर जो है s इज़ इक्वल टू 1। सो एफ एस इज़ इक्वल टू 1, देन एफ आर इज़ इक्वल टू एफ। सो इसका मतलब ये, जैसे जो ट्रांसफार्मर मॉडल में हमने देखा था कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है जो आप सिंक्रोनस जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो जाती है। और अगर मैं एट सिंक्रोनस स्पीड की बात करूं कि यार उधर क्या होगा, s इज़ इक्वल टू 0, सो एफ आर विल बी इक्वल टू 0। दीज आर द टू एक्सट्रीम्स। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप देखें कि किस तरीके से स्लिप जो है वो डिफ़ाइन कर रही है। इसका मतलब ये है कि एज द स्पीड इंक्रीजेज द स्लिप डिक्रीजेज। और अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के लिए बात करूँ, एज द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर डिक्रीजेज। ये बड़ा यानी एक रिलेशनशिप्स आना शुरू हो गए हैं आपके पास। तो यानी हमने कहा था कि इफ़ेक्ट ऑफ स्लिप ऑन द रोटर फ्रीक्वेंसी, ये सबसे पहली चीज़ है कि जी रोटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जी जो स्लिप है जब मैक्सिमम होगी, यानी जब आप रेस्ट पे होंगे तो फिर तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी रोटर की, वही होगी जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जैसे जैसे आपका रोटर जो है वो स्पीड अप करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी और स्लिप जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ करती चली जाएगी। और इसकी मैक्सिमम क्या है, यानी अगर हमारी रोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच जाती है तो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये एक जो है हमने निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल सी रिलेशनशिप है जिस तरह हमने इसे फाइंड आउट किया। इसी तरीके से अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इसको दूसरे जो हमारे पैरामीटर्स हैं उससे भी रिलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो हमारे पास जो सेकंड चीज़ थी जिसके साथ हम करेंगे इफ़ेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड हो रही है रोटर के अंदर, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब ऑब्वियसली आपके जहन में आ गया होगा कि ये सारा कुछ जो है ये रिलेट करता जा रहा है स्लिप के साथ। तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं एट s इज़ इक्वल टू 1, दैट मीन्स एट रेस्ट। आपके पास s इज़ इक्वल टू 1, आप एट रेस्ट जो है E2 इज़ इक्वल टू दी रोटर इंड्यूस्ड EMF per phase at stand still, यानी दैट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, स्टैंड स्टिल, इसको रेस्ट कर। और नेक्स्ट क्या आपके पास जो है, अब जो आपके पास जो स्पीड का डिफरेंस है जिसको हम अपने कहते हैं कि आपके जो स्लिप स्पीड है, सो एट दी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव रोटर स्पीड क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू ns माइनस n। वो अगेन मैंने वो इंट्रोड्यूस किया टर्म। और इसके बाद अगर हम इसकी लिखें E2R, दैट इज़ रोटर इंड्यूस्ड EMF पर फेज इन रनिंग कंडीशन, यानी जब आपका रोटर चल रहा होगा तो आपके पास E2R होगी। अब क्या यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो E2 जो है इसका मतलब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NS से, और E2R जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू NS माइनस N। एनी फे में आए, और ये जो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटीज़ दी हैं, अगर मैं इसको एक रेशो में कन्वर्ट करूँ तो आई में राइट इट एज प्रोपोर्शंस को जो है अगर मैं लिखूँ तो E2R ओवर E2 दैट इज़ इक्वल टू NS माइनस N ओवर N। इंटरेस्टिंग, आप देखें वही दोबारा वही फैक्टर आ गया। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्लिप है, और अगर मैं इसको इम्प्लाई करूँ तो ये आ जाएगा E2R इज़ ओवर E2 इज़ इक्वल टू S, एंड दिस में बी इक्वल टू E2R इज़ इक्वल टू S E2। तो हमने देखा कि जो हमारे पास रोटर की इंड्यूस EMF है वो भी स्लिप के साथ रिलेट कर जाती है। सो इन द रनिंग कंडीशन
आप देखेंगे कि आप जब आपकी मोटर रन कर रही है तो अगेन स्लिप का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। स्लिप बेसिकली वही है, स्लिप जो है वही आपके पास जो रिलेटिव स्पीड है, आपकी रिलेटिव मोशन बिटवीन दी रोटर एंड दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्लिप जो है वो मैयर है। तो आप देखें अगेन वही इन्वॉल्व हो गई है। अगर हमारी स्लिप 1 होगी जो कि स्टार्टिंग पे होगी, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ वही होगी जो आपके पास स्टेशनरी कंडीशन में है वही। उसका मतलब स्टेशनरी कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगी इन द इंडक्शन मोटर रोटर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन द स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एज वेल। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये हमने इसको, ये बिल्कुल उसी तरीके से एक पैटर्न बन गया हमारा। अब इसी के ऊपर जो है बाकी जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनको भी जो है एवेलुएट करते हैं, एंड लेट अस सी कि वो क्या क्या है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो है इसके अंदर जो है वो है इफ़ेक्ट ऑन, थर्ड इफ़ेक्ट ऑन रोटर रिएक्टेंस। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे रोटर रिएक्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क होगा। अगेन उसी तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे जी कि जी लेट्स सपोज R2 और X2 इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस and reactance per phase at standstill। ठीक है जी, एक ये चीज़ हो गया। और हमारे पास जो है ये लेट्स सपोज रेजिस्टेंस के ऊपर तो कोई इतना इसका कोई फ़र्क नहीं होता, रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। लेकिन हमारे पास जो आपके पास X2 है दैट इज़ गिवन बाय 2 पाई f L2, और दिस इज़ बेसिकली हमारे पास है ओहम पर फेज। सो रिएक्टेंस है ये, उसकी हमने लिख दी। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है सिचुएशन जो है उसके अंदर है हमारे पास, अब यहाँ पे जो है इसी तरह हमारे पास है R2R और X2R दैट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पर फेज। सॉरी, ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, रिएक्टेंस इन रनिंग। ये मैंने इसको स्पेसिफिकली एक निमोनिक दे दिया है कि जी रनिंग में ये होगा। सो अगर मैं इसको X2R को लिखूँ तो अब मेरे पास क्या है, X2R इज़ इक्वल टू यही वैल्यू इसके लिए लिखूँगा 2 पाई f R। अब मैं रोटर फ्रिक्वेंसी लिख रहा हूँ L2। अब ये चीज़ें मैंने पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ। पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया था, FR इज़ इक्वल टू SF। ये हमने सबसे पहले जो इक्वेशन निकाली थी वो है। सो लेट मी रिप्लेस इट हियर, X2R इज़ इक्वल टू 2 पाई SF L2। सो अगर मैं इसको अलग कर दूँ S को, तो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई F L2 S। नाउ इफ़ आई मे कंपेयर दिस थिंग विद दिस थिंग, I will end up X2R is equal to SX2। यह किस तरीके से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो हैं इक्वेशंस या रिलेशनशिप्स डेवलप होती जा रही हैं, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो रिलेट होती जा रही है स्लिप्स। और अगेन वही वाली बात है कि ये रिएक्टेंस जो है ये मैक्सिमम होगी जब रोटर जो है स्टैंड स्टिल पे होगा, और ये मिनिमम होगी जब रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे पहुँच जाएगा या उसके करीब आ जाएगा। तो ये अगेन एक चीज़ और हमने फाइंड आउट कर ली इसके हवाले से। और इसी से ऑब्वियसली इस चीज़ को ही हम रिलेट करते हुए अगर हम चाहें तो हम इम्पीडेंस की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो अगर हम इम्पीडेंस के लिए चाहें तो स्टैंड स्टिल पे आपकी रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी अंडर रूट R2 प्लस स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर। ठीक है, दैट इज़ एट दी स्टैंड स्टिल। और अगर मैं इसको रनिंग कंडीशन में ले लूँ तो R2 स्क्वेयर प्लस SX2 दैट्स इट। तो ये इम्पीडेंस आ गई है आपकी रोटर की इम्पीडेंस जो है विद जो है ये ओहम पर फेज़ है, सिंपली ये भी ओहम पर फेज़ है रोटर के हवाले से। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। तो ये हमने देखा कि जी इफ़ेक्ट ऑन दी इम्पीडेंस भी हमने निकाल लिया। ऑब्वियसली हमने रिएक्टेंस की वैल्यू रिप्लेस कर दी और हमने इम्पीडेंस की वैल्यू भी निकाल ली। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, अगर हमारे पास इम्पीडेंस आ गई तो इसी से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, इफ़ेक्ट ऑन रोटर
पावर फैक्टर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये काफ़ी चीज़ों के साथ रिलेट करता है रोटर का पावर फैक्टर। ऑब्वियसली यही आपका फिर मोटर का पावर फैक्टर बन जाता है, ओवरऑल जो आपका होता है उसको अफेक्ट कर रहा होता है। तो हमने चूँकि अभी हमने रेजिस्टेंस निकाली थी, तो ये बेसिकली क्या थी, इम्पीडेंस ट्राइंगल से निकलती है ये, ठीक है। तो R2 X2, तो ये आपके पास आता है Z2, हमने यहाँ निकाला था R2 + X2। अब इसमें फ़र्क क्या है हमारे पास, जो अगर हम इम्पीडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने आपको बताया था कि Z2R रनिंग के अंदर क्या होगा, R2 + X2 होल स्क्वायर। तो ये X2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा। और अगर इसी चीज़ को मैं लूँ, इसके लिए मेरे पास पावर फैक्टर होगा cos ∅2 और दैट इज़ इक्वल टू R2 /√R2 + X2 स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये मिस हो गया इसमें, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये गलत हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसके लिए लिखूँ, रनिंग कंडीशंस के अंदर लिखूँ, सिंपल है, वही आप देखेंगे कि उसी चीज़ को मैं इधर रेप्लिकेट करूँगा, लेकिन फॉर रनिंग कंडीशंस एंड दैट में इक्वल टू R2। देखिए रेजिस्टेंस पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस सेम आपकी जो है वो चल रही है, वो वैसी आएगी, एंड दैट इज़ इक्वल टू √R2 स्क्वायर + SX2 होल स्क्वायर। सो दैट बेसिकली गिव्स दी पावर फैक्टर फॉर रोटर पावर फैक्टर के पे ऊपर जो इफेक्ट होता है। देखिए हर जगह स्लिप का पैरामीटर एंटर होता है, अगेन यहाँ पे भी स्लिप का पैरामीटर एंटर हो गया आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ा अहम है कि ये आप इसको साथ साथ देखते रहें कि कहाँ कहाँ पे जो है इफ़ेक्ट जो है वो आता जा रहा है। अब लास्ट पे आते हैं, वो करंट है। ये भी करंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इफ़ेक्ट ऑन रोटर करंट इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है रोटर की जो टॉर्क है उसके साथ रिलेट हो जाता है, और वो चीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि टॉर्क जो होती है मैं यहाँ पे जब स्लिप के हम सारे मैयर्स डेवलप करेंगे, फिर हम टॉर्क डेवलप करेंगे, और फिर हम मूव आउट करेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कि किसी भी मोटर के हवाले से बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, टेल्स अस लॉट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद इन द मोटर। अगर हमने करंट निकालना है तो वो बड़ा सिंपल है, दैट इज़ गिवन बाय E2 पर फेज़, यानी इंड्यूस EMF पर फेज़, Z2 आपकी जो इम्पिडेंस पर फेज़ है। तो वो जो हमने जो पहले निकाल चुके हैं, ये अब ये स्टैंड स्टिल पे, एट स्टैंड स्टिल। ऑब्वियसली ये क्या होगा, अगर मैं इसको रनिंग में लूँगा तो यहाँ पे जो E2R आ रही थी पर फेज़ डिवाइड बाय Z2R पर फेज़, तो मैं सिर्फ इसको वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँगा, तो मेरे पास जो है ऑब्वियसली आ जाएगा। इन रनिंग में भी क्या होगा, जैसा आई नीड टू प्लेस द वैल्यूज़ हियर, SE2, ठीक है जी, E2R की वैल्यू SE2 है, वो जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था, √R2 स्क्वायर SX2 होल स्क्वायर, दैट्स इट। सो इंटरेस्टिंगली विद द हेल्प ऑफ वेरी जस्ट बाय सिंपली अंडरस्टैंडिंग कि आपका S जो है वो कैसे रिलेट करता है डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, यू आर एबल टू relate all the parameters of the rotor that basically get affected due to slip condition, slip। तो ये यहाँ पे मैं ऑब्वियसली अब मेरे लिहाज से काफ़ी आपको आइडिया होगा कि मैंने स्लिप का कॉन्सेप्ट क्यों प्रीवियस वीडियो में इंट्रोड्यूस कराया था। हमने देखा कि किस तरीके से जो स्लिप है वो बाकी रोटर के पैरामीटर्स पे इफ़ेक्ट करती है। थैंक यू।